हिंद प्रिय विद्यार्थीगण, वेलकम टू मां भारती ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन। दिस इज विनोद परमार, द डायरेक्टर ऑफ एकेलेक्स कॉम्पिटिशन एकेडमी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने बड़ा ही रोचक टॉपिक लेकर आया हूं और एक ऐसा टॉपिक जिसके प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे भले वो एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, या आपका एमपीएसआई हो, एमपी पुलिस हो, ठीक, नवोदय हो, या रिम्स का एग्जाम हो, एमपी पटवारी हो, व्यापम का, एसएससी का या यूपीएससी का, किसी भी स्तर का एग्जाम जो होता है, हर एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात हम करते हैं कि आखिरकार वो टॉपिक का नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नाम है भारत के प्रधानमंत्री। 1947 से लेकर के 2021 तक, आज तक जो भी हमारे भारत के पीएम रहे, उन सब पीएम को हम पढ़ने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू से लेकर तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक की हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हमें प्रधानमंत्रियों के नाम याद होना चाहिए। अब बात ये आती है, सर इसे कैसे याद करें, क्या तरीका हो सकता है? तो देखा जाए तो नेहरू से लेकर आप देख सकते हैं लिस्ट में सही प्रधानमंत्री हमारे सामने हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, एक बार नाम आप ध्यान से देखिएगा याद कैसे होगा। आप एक बार मेरे साथ सिर्फ वीडियो को देखिए और जब मैं कहूं तब रिपीट करिएगा। जैसा कि आप देख पाएंगे, सबसे पहले इमेज में ठीक आपको मिलेंगे जवाहरलाल नेहरू, देख गए, गुलजारीलाल नंदा, लेकिन ये कैसे कार्यवाहक, परमानेंट नहीं है। इनके बाद कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, देसाई दिख रहे हैं आपको। फिर हम बात करें चौधरी चरण सिंह, फिर कौन आ गए? इंदिरा गांधी। फिर कौन आ गए? अब आ गए उनके पुत्र राजीव गांधी। फिर कौन देखिएगा? विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन आए? वीपी सिंह। फिर आए कौन? चंद्रशेखर, देख सकते हैं आप लोग। इनके बाद कौन आए? पीवी नरसिम्हा राव। फिर कौन आए देखिएगा आप, तो आगे कौन आए आपके? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, फिर इनकी सरकार मात्र 13 दिन की रही, सबसे कम कार्यकाल इनका रहा। इनके बाद आप देखेंगे तो कौन आए? अब आए आपके देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा, जो वर्तमान में है, अभी है साहब, जिंदा है, ठीक है ना, चलेगा। आगे हम बात करते हैं, फिर कौन आए? हमारे इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल, देख सकते हैं आप, दाढ़ी दिख रही होगी आपको, ठीक है ना। और फिर इनके बाद में कौन आते हैं? इनके बाद आते हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना। फिर कौन आते हैं? हमारे मनमोहन सिंह जी, और मनमोहन सिंह जी के बाद आप देख सकते हैं वर्तमान में ये मोदी जी। क्लियर ना? जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक, जिनका नाम आता है, या हम कह सकते हैं लोकप्रिय प्रधानमंत्री भी माने जाते हैं वर्तमान, यदि आप देखें पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है ना। पूरे विश्व के बड़े नेताओं में इनका एक नाम आता है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। चलेगा, तो अब हम चर्चा करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सर इतने सारे प्रधानमंत्री है, इनको याद कैसे रखेंगे? किसी ने पूछ लिया कि इंद्र कुमार गुजराल के बाद कौन बना, तो कैसे याद करेंगे? परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया गया कि एचडी देवगौड़ा के बाद भारत के पीएम कौन बने, ऑप्शन दे दिया आपको, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल। तो आप क्या जवाब देंगे? आप बता सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि इसमें कंफ्यूजन आपको होगा, ठीक है ना, थोड़ा कंफ्यूज होंगे आप, यार ये होगा ये होगा। लेकिन मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूं, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि बहुत इजी तरीके से आप इसको याद रखेंगे। तो देखते हैं, हम लोग करें शुरुआत। देखिएगा बच्चों, हम कैसे याद करेंगे। हम बोलेंगे नेहरू, हम क्या है, हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। मैंने ट्रिक बनाई है, उसके माध्यम से, राष्ट्रपति की मैंने आपके सामने ट्रिक डिस्कस की थी पहले, राजू की राधा, उसी रूप में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, क्या, नेहरू जी से, मतलब हमारे पीएम से संबंधित जो है ट्रिक मैंने जो बनाई है वो लेके आया हूं, उसके माध्यम से आप बहुत आसानी से याद रखेंगे। हम कहेंगे नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, देसाई। क्या कहेंगे बोलो? नेहरू। अब मैं आपको बोलना मेरे साथ में, नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, देसाई। नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, देसाई ने चौधरी से कहा। किससे कहा? चौधरी से कहा। हुसे चौधरी से कहा, चौधरी से कहा कि इंदिरा से कहो कि राजीव विश्व का चंद्र बने। इंदिरा से कहो कि राजीव, इंदिरा से कहो कि राजीव विश्व का चंद्र बने। नर बिहारी से कहो, नर बिहारी से कहो, नर बिहारी से कहो कि देव इंद्र, कौन?
देवेंद्र अटल होकर मन में मोदी मोदी जपे। नर बिहारी से कहो कि देवेंद्र अटल होकर मन में मोदी मोदी जपे। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहां पर सभी प्रधानमंत्रियों के नाम हमें आसानी से याद हो जाते हैं। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, जब मैं कहूं बोलूं, इमेज को देखना है, इन सबके चित्रों को देखना है और मेरे शब्दों पर आपको सुनना है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन देखा और सुना, देखा और सुना और सोचा, 100% याद होता है। क्लियर ना? देखा, सोचा, देखा, देखा, सुना मेरे से, और आपने क्या किया, उसे बोला, या बोलने के साथ में क्या कर सकते, चिंतन किया, उस पर सोचा, याद हो जाएगा। तो नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, देसाई मतलब जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री मतलब लाल बहादुर शास्त्री। हमने यहां पर गुलज़ारीलाल को छोड़ दिया क्योंकि वो स्थायी प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि अस्थायी थे। वो जो थे आपके टेम्परेरी थे। क्लियर ना? फिर हमने बात की कौन के बारे में, नेहरू, शास्त्री, जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, देसाई मोरारजी देसाई। फिर कौन बताएं, देसाई ने किससे कहा बताया आपका, चौधरी से, चौधरी चरण सिंह। फिर इंदिरा गांधी की इंदिरा से कहो कि राजीव, तो राजीव गांधी। विश्व का चंद्र बने विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर। नर बिहारी से कहो नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। देवेंद्र, ठीक, एच डी देवगौड़ा। और इंद्र कुमार गुजराल। देवेंद्र, ठीक, कि अटल, देवेंद्र अटल होकर अटल बिहारी वाजपेयी। मन में मनमोहन सिंह। फिर मोदी मोदी, तो मोदी 2 बार रिपीट किया मैंने, 2 बार मोदी आ गए। क्लियर ना आपका? ठीक, तो इस तरीके से हम प्रधानमंत्री के नाम को आसानी से याद रखते हैं। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। अब देखिए बच्चों, इसी टॉपिक पे हम आगे चर्चा करेंगे, बार बार इन चित्रों को देखेंगे, ऑटोमेटिक आपको याद होगा। देखिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले कौन बने, जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा नेहरू जी कब पीएम बने। नेहरू जी 15 अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ, उसी समय भारत के प्रधानमंत्री बन गए। और 1947 से लेकर के, तो हम कह सकते हैं कि 27 मई 1964 जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई, तब तक ये भारत के पीएम रहे। लगभग देखा जाए ऑल ओवर, अंदाज से हम देख सकते हैं, तो लगभग 17 वर्ष, कितने बताएं, 17 वर्ष लगभग इनके पूरे हो जाते पीएम बने हुए। लगभग 17 साल इन्होंने शासन किया। किन्ने, जवाहरलाल नेहरू ने। लगभग बता रहा हूं, हालांकि उसे थोड़ा सा कम है। आ गया, तो देखिएगा नेहरू जी से हम देखते हैं, नेहरू जी का आप चित्र देख पा रहे हैं, ठीक है ना, बढ़िया सा केप पहने हुए हैं, ठीक है ना, टोपी लगाए हुए हैं, है ना। आप इनको देखेंगे तो भैया सर 15 अगस्त को पीएम बन गए। ठीक, ये कैसे क्या हुआ, देखिएगा प्यारे बच्चों, 15 अगस्त 1947 यानी 14 अगस्त की रात को अंग्रेजों का झंडा जो है आपका भारतीय संसद सदन भवन से आपका निकाल दिया गया। और दिल्ली में जो आपका जैसे गवर्नर जनरल या वायसराय रहा करता था, ठीक वहीं पर जो है आपका राष्ट्रपति भवन जो आज वर्तमान में हमारी संसद भवन है, वहां पर भारत का तिरंगा जो कि वेंकैया पिंगले ने तैयार किया था, उसे लगा दिया गया। क्लियर ना? हालांकि तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसको फिरा दिया गया। अंग्रेजों ने कह दिया कि भैया अब हम जा रहे हैं। क्लियर ना? अब देखो, तो इसी दिन जो है आपका भारत में किसका बताया, प्रधानमंत्री का। अब सर बात यह है कि 47 में जब पीएम डायरेक्ट बन गए, तो सरकार को क्या जनता ने चुना होगा? बिल्कुल नहीं। देखिए प्यारे बच्चों, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ठीक, क्लियर आपका। इसके बाद में अंग्रेज परेशान हो गए हमसे। 1946 में 1946 में अंग्रेजों ने फाइनल डिसाइड किया, उन्होंने तय किया कि भैया कोई मतलब नहीं है, भारत के लोगों से हम परेशान हो चुके हैं, ये लोग मार मार के हमें परेशान कर रहे हैं, भगा रहे हैं यहां से। तो इन्होंने कहा कि एक काम करो कि अब जो है इंग्लैंड में क्या लेबर पार्टी की नई सरकार बन गई। तो उस सरकार ने क्या किया, उसने कहा अपने 3 लोगों को भारत भेजा, कहने जाओ रे भारत जाओ, ठीक, और भारत में जाकर ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, भारत के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ठीक, इन लोगों से कह दो कि भैया आप एक काम करो, आप अपना संविधान खुद बना लो, हम आपके कारण क्या 1935 में संविधान बन गया था, अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन उसे हमने नहीं माना पूर्ण रूप से। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा ना बनाया था उसको। तो उन्होंने कहा कि आप तो खुद संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र हो, खुद से बना लो, ठीक, और संविधान जो लोग बनाएंगे, जितने लोग मिलकर बनाएंगे, आपके संविधान सभा का गठन कर लो आप। तो हमने क्या किया, पूरे भारत से संविधान सभा का गठन किया, मतलब कि लोगों को, अलग अलग जगह से पढ़े लिखे लोगों को हमने लिया और एक सभा बनी। अब संविधान सभा में जो लोग थे
उन्हीं में से अंग्रेजों ने साथ में एक बात ये कह दी थी कि आप जो है आपकी संविधान सभा अंतरिम सरकार के रूप में, अंतरिम मतलब टेम्परेरी, जब तक कि हम आपको आजाद ना कर देते, जब तक आगे की प्रक्रिया नहीं होती है, आपके हाथ में शासन नहीं आ जाता, तब तक के लिए क्या होता है, आपका जो सरकार चलेगी उसे बोलेंगे अंतरिम सरकार। आप एक सरकार भी बना सकते हो। तो हम लोगों ने जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव किया पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से, आप देख सकते हैं, ठीक। और जुलाई में चुनाव हुआ आपका, सितंबर में हमने एक सरकार बनाई, उसमें से उस सरकार में प्रधानमंत्री तो नहीं बना, क्यों? क्योंकि उस समय में भारत में जो है भारत आजाद नहीं हुआ था। अभी तक भारत का जो प्रधानमंत्री था वो ब्रिटेन का ही प्रधानमंत्री माना जाता था, आपको ध्यान रखना है। कहां का? इंग्लैंड के पीएम को हम भारत का पीएम मानते थे, ठीक। वहां का राजा, वहां की महारानी हमारी शासिका कहलाती थी, ये आपको ध्यान रखना। गुलाम का मतलब यही है। गुलाम का मतलब ये नहीं कि अंग्रेजों ने जंजीर से जकड़ दिया होगा हमें। गुलाम का मतलब अंग्रेजों की सरकार, जैसे आज हमारे देश में, हमारे देश की संसद है जो दिल्ली में है, वो कानून बनाती है। पहले वही संसद इंग्लैंड में हुआ करती थी, तो इंग्लैंड में अंग्रेजों की होती थी, अंग्रेजों की संसद हमारे लिए कानून बनाती थी, तो हम उनके गुलाम हुए। बात समझ में आ गई आपको? इस तरीके से साहब सरकार बनी आपकी। तो अंतरिम सरकार जो बनी आपकी, इसमें जवाहरलाल नेहरू विदेश मामलों के मंत्री थे, ठीक है ना। लेकिन 1947 में 15 अगस्त को जैसे हम आजाद हुए, तो जवाहरलाल नेहरू जो है आपका अब क्या बन जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी, आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। तो जवाहरलाल नेहरू 47 से लेकर 62 तक रहे, 64 तक रहे, सॉरी, ठीक है ना। 64 में इनकी जैसे मृत्यु होती है, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इनके समय की कुछ घटनाओं की चर्चा करना चाहूंगा। तो जवाहरलाल नेहरू के समय में जो है आपका, एक तो चीन के साथ पंचशील समझौता हुआ। अब मैं कारण क्या, चूंकि आज मेरा टारगेट है ओनली प्रधानमंत्रियों के नाम याद करवाना, तो ज्यादा अंदर आपको लेके नहीं जाऊंगा। अगले वीडियो में किसी में आपको पंचशील समझौते के बारे में बताऊंगा। आज ओनली पंचशील समझौते का आप एक इमेज देख सकते हैं कि पंचशील समझौता चीन के राष्ट्रपति जो आजीवन पद पर रहे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना, जैसे वर्तमान में शी जिनपिंग है, उनके और जवाहरलाल नेहरू के बीच में हुआ था। इनके समय में 1960 में सिंधु नदी के पानी को लेकर बंटवारा हुआ। बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको, पूरा पूरा बताऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में बताऊंगा, क्लियर ना आपका। आगे बात करता हूं कि हमें आज ओनली पीएम को, तो जवाहरलाल नेहरू, ताकि आपके दिमाग में याद हो जाए। तो 1954 में पंचशील, 1960 में आपका सिंधु जल समझौता, 1962 में चीन ने भारत पर अटैक कर दिया, अरुणाचल प्रदेश का बहुत बड़ा भाग पर कब्जा कर लिया, हमारे पहली सरकार की नीति की वजह से। आप जानते हैं कि हम अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए। अखंड भारत का सपना जो है आपका, ठीक, वो एक प्रकार टूटता हुआ समय दिखाई दे रहा था। लेकिन आज हमें गर्व है कि हमारा देश अखंड पूरा नहीं है आज भी, लेकिन फिर भी हमने काफी हद तक कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है ना। ठीक, आज किसी की हिम्मत नहीं कि भारत के खिलाफ जो है आपका कोई सीधा अटैक कर दे, ठीक है ना। ये आप सब जानते हैं हमारी वीर सेना को, ठीक। हम जानते हैं हमारे बिपिन रावत जी है ना, श्रद्धेय, जिनका अभी हाल ही में जो है शहीद हुए हैं, ठीक। उन्होंने कई सारे ऐसे ऑपरेशंस किए, ऐसी नीतियां बनाई सेना के लिए, सेना का ऐसा आधुनिकीकरण किया कि आज हमारी सेना दुनिया की सेना के सामने सबसे मजबूत सेनाओं उनमें से एक सेना के रूप में हमारी सेना हमारे सामने काम कर रही है और आगे करेगी। मतलब भारत की सेना को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक। विपिन रावत जी के माध्यम से, जो कि हमारे सीडीएस थे, ठीक, उनको हम सत सत नमन करते हैं, वंदन करते हैं उनका, ठीक। देखिएगा प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि 62 में युद्ध हुआ, हार गए, 64 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद जो है आपका, अच्छा, इस समय में राष्ट्रपति शासन मतलब आपातकाल भी लग गया था 62 में, आपका ध्यान रखें आप। 1964 में जब इनकी मृत्यु होती है, तो इनकी मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा, जो समय केंद्र में वरिष्ठ मंत्री थे, उनको प्रधानमंत्री का कार्यभार दे दिया जाता है। लेकिन नंदा जो है आपके, उनको हटा करके स्थायी रूप से हमारे यूपी के रहने वाले, ठीक, लाल बहादुर शास्त्री, जो बहुत ही छोटे कद के थे, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। आप देख सकते हैं इमेज में, लाल बहादुर शास्त्री, नारा दिया जय जवान जय किसान। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में हमने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से परास्त किया, ठीक। पाकिस्तान की सेना के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए, ठीक, भारत की वीर सेना ने। ये आपको देखना। 1965 में पीएम कौन थे अब हमारे? लाल बहादुर शास्त्री। हमें गर्व है इनके ऊपर, क्लियर ना। विजय घाट इनका समाधि स्थल का नाम है। आगे हम बात करते हैं 1966 में, लेकिन एक दुर्भाग्यवश एक घटना होती है जिसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। 1966 में 10 जनवरी 1966 को गुजरात का जो सर्करिक क्षेत्र है, पश्चिम में जो आता है,
ठीक उस क्षेत्र को लेकर के या और भी कुछ मुद्दों को लेकर के ताशकंद में समझौता हुआ। कहां पे? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में समझौता हुआ। उस ताशकंद समझौते के बाद जो है आपका जब ये रात को सोने जाते हैं, सो जाते हैं 10 तारीख को जनवरी को, तो ऐसा कहा जाता है कि अगली सुबह 3 बजे के लगभग में इनका जो वेटर है वो पानी वानी का पूछने के लिए आता है, मतलब रूम में आता है, देखता है तो मृत अवस्था में मिलते हैं। ठीक, तो ऐसा कहा जाता है क्योंकि इनके साथ एक पत्रकार थे वरिष्ठ, कुलदीप नैयर, नाम सुना होगा आपने, इन्हें कई सारी पुस्तकें लूसेंट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि जब इनकी बॉडी को लाया गया यहाँ पर भारत में, तो ऐसा एक अनुमान लगाया कि इनकी बॉडी का जो रंग है वो चेंज हो रहा था, मतलब नीला हो रहा था। कहने का मतलब इनको जहर भी दिया जा सकता है, लेकिन इनके ऊपर कोई जांच उस समय नहीं की गई। ठीक है ना, ये बड़े दुर्भाग्य वाली बात है कि अब वो कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है ना, चलेगा, फिर छोड़े हम उसे। लेकिन हमारे एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हमने भारत के बाहर विदेश में खो दिए, उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर ना? तो भारत के से पहले पीएम कौन थे जिनकी मृत्यु बाहर के बाहर हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर? थर्ड नंबर पे आते हैं कौन? इंदिरा गांधी। अब देखिए फिर से गुजरानंदा जो है शास्त्री जी की मृत्यु के बाद पीएम बनते हैं, लेकिन कार्यवाहक बनते हैं। स्थायी रूप से इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री बनती है, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन इंदिरा गांधी इस समय तक किसी भी सदन की मेंबर नहीं होती, कहने का मतलब सांसद नहीं होती है। इंदिरा गांधी जो है अब राज्यसभा की क्या बनती है? सांसद बनती है। क्लियर ना? तो इंदिरा गांधी राज्यसभा की सांसद जो है आपका है ना से पीएम बनने वाली पहली महिला कौन हुई? पहले यानी कि पीएम कौन हुए? इंदिरा गांधी। ये आपको ध्यान रखना। बाकी अधिकतर प्रधानमंत्री वो बनते हैं जो लोकसभा के सांसद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी 1966 से लेके तो 1977 तक लगातार रही, ये आपको देखना है। 1971 में इंदिरा गांधी जब पीएम थी तो इनके नेतृत्व में ठीक उस समय हमने पाकिस्तान से फिर युद्ध लड़ा और एक जो पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है उसको आजाद करवाया। ठीक ऐसी थी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनके नेतृत्व में हमने पाकिस्तान को फिर से धूल चौटाई। ये आपको ध्यान रखना है। किसको? पाकिस्तान को। हमने हमारी ऐसी प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जिनके नेतृत्व में ठीक हमारी भारत की सेना ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से परास्त किया, धूल चटाई। ये आपको ध्यान रखना है। 1971 16 दिसंबर आ रहा है, ठीक है ना, विजय दिवस बांग्लादेश मनाता है। बांग्लादेश 16 दिसंबर को अपना विजय दिवस मनाता है, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बांग्लादेश पर हमारा एहसान है भारत का कि हमने पूर्वी पाकिस्तान जिसके प्रमुख थे उस समय शेख मुजीबुर रहमान, उनके नेतृत्व में आंदोलन हुआ वहां पे, उन्होंने हमसे मदद मांगी और हमने क्या है पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करवाया। क्लियर ना? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंदिरा गांधी के समय ये जीते हम लोग, लेकिन क्या हुआ 1970 जब 4 आता है तो हमने परमाणु परीक्षण भी किया, आपको पता होगा, है ना। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट भी छोड़ा। तो इंदिरा गांधी के समय में बड़े बड़े काम हुए। 1976 में संविधान में सबसे बड़ा बदलाव किया गया, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें कि आपका जैसे 42वां संविधान संशोधन जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक, हमारे संविधान में प्रस्तावना में कुछ शब्द आपके जोड़े गए। ठीक, ये आपको देखना, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन इंदिरा गांधी ने जो गलती की है वो क्या की? 1975 में इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने कभी सर्वोदय जो है आपका कह सकते हैं हम लोग, या संपूर्ण क्रांति चलाई थी, कौन सी बताया आपका, जिन्होंने भारत में जो है आपका एक योजना चलाई थी आपकी, जिसे बोलते सर्वोदय, सभी का उदय हो, ऐसी योजना चलाई थी जेपी ने, जेपी बोलते हैं इनको। जयप्रकाश नारायण जी जो थे आपके, ठीक, इन्होंने आरोप लगाया इंदिरा गांधी के ऊपर। इन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं इन्होंने घोटाला किया। इन्होंने चुनाव के समय जो आचार संहिता लगती है उसमें आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सरकारी मशीनरी मतलब कि हेलीकॉप्टर अन्य साधनों का उपयोग किया, ऐसा आरोप लगा इनके ऊपर। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो है आपका निर्णय आता है, ठीक है, कि इंदिरा गांधी जो है अपने पद पर नहीं रह सकती कुछ समय के लिए। क्लियर? तो अब इंदिरा गांधी को लगा कि ये लोग तो देश में जो है मेरी सरकार को गिरा देंगे। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, उस समय तक जो उनके पास पावर थी आपातकाल लगाने की, उसका उपयोग किया। राष्ट्रपति को कहा कि आप एक काम करिए, ठीक, भारत में जो है आपातकाल की घोषणा कर दीजिए। तो इंदिरा गांधी ने जो है आपका 26 जून 1975 से 25 जून की रात को आपातकाल की घोषणा करवा दी। 26 जून से आपातकाल लग जाता है और आपातकाल अनुच्छेद जो है आपका 352 के तहत लगता है, ठीक है ना। देश में आंतरिक आपातकाल लगा। ठीक, इंदिरा गांधी के जितने विरोधी नेता थे हर नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, और सब पर बुरी तरीके से अत्याचार हुए। हिंदुस्तान में व्यवस्थाएं पूरी अस्त व्यस्त हो गई।
इस बीच में संसद में हालांकि बदलाव भी हुए काफी, लेकिन देश की व्यवस्था में काफी देखा जाए जनता काफी परेशान हुई। 1977 जब आता है तो जनता इंदिरा गांधी को उनके क्षेत्र रायबरेली से उखाड़ फेंकती है। जनता कहती है कि जाओ, काम नहीं करना, आपने नुकसान किया है, आपने हमारा शोषण किया है, तो आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक, और इस समय गठबंधन की सरकार बनती है मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में, उसे बोलते जनता पार्टी शासन। आज की बीजेपी जो 1980 में बनी, जिसकी सरकार है, उस समय जनसंघ के रूप में जानी जाती थी। तो जनसंघ पार्टी और भी कई सारी बिहार यूपी की पार्टियों को मिला करके बहुत सारी पार्टियों को जनता पार्टी शासन आपका चला 1977 में। सबसे बुजुर्ग पीएम बने मोरारजी देसाई। इनका जन्मदिन 29 फरवरी को होता है, मतलब कि लीप ईयर में होता है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। इसके बाद हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी बने। आप देख सकते हैं किसानों के नेता। आपको पता होगा कि जब मोरारजी देसाई पीएम थे उसी समय में जो है आपका हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक, ये आपके विदेश मंत्री बने थे। इन्होंने यूएनओ में, दुनिया की संसद में सबसे पहले हिंदी भाषण दिया था। हमें गर्व है आपके ऊपर। मैं इसलिए गर्व का कहता हूं क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी या मोदी जी, कोई भी हुए, इनसे पहले जो भी प्रधानमंत्री यूएनओ जाता था, इंग्लिश में बग के पता नहीं क्या क्या आ जाता था, हम लोगों को समझ नहीं आता था। आई बात समझ में। मैं इसलिए, देखिए, मैं इंग्लिश का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई आप भारत की समस्याओं को दुनिया के मंच पर लेकर जाओगे और अंग्रेजी में कुछ भी बोलकर आ जाओगे और हमारे भारत के लोग जो टीवी पर देखते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या बातें रखी, ठीक, हमारी तरफ से, तो आप ही बताइएगा आपका जाने का मतलब क्या है। अरे आप जनता की समस्याओं को लेकर जाते हो, हमारे देश में क्या अच्छा हुआ उस बात को लेकर जाते हो, वहां पे हमने क्या अच्छा किया, पाकिस्तान की क्या स्थिति है, सारी बातें लेके आप जाते हो, ठीक, और आप वहां जाके इंग्लिश में बक के आ जाते हो। इसीलिए मुझे इन लोगों से चिढ़ होती है, ठीक है ना। क्लियर, चलेगा। तो हमारे मोदी जी हिंदी में भाषण देते हैं, सुषमा स्वराज हिंदी में भाषण देती है, अटल जी हिंदी में भाषण देते हैं, ठीक, बाकी इनके अलावा अन्य लोग इंग्लिश में बोलकर आते हैं, ठीक है ना। और इसी नतीजा आप देख सकते हैं आज वर्तमान में। क्लियर ना आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हालांकि मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ठीक, हमारे सब पीएम ने जिसने अच्छा काम किया मैं बिल्कुल बताऊंगा। इंदिरा गांधी हमारी वीरांगना थी, ठीक, अटल जी ने जो है आपका इनको कभी दुर्गा का रूप कहा था, तो ये बड़ी बात है, और थी, वास्तव में थी, अच्छे काम किए उन्होंने। हमने जैसे आज मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जो आपका हुआ था, ठीक, इनका श्रेय लेने का कार्य उनकी सरकार करती है, तो स्वाभाविक सी बात है इंदिरा गांधी ने भी किया था, इनसे बड़ा किया था, ये भी हम मान सकते हैं। हालांकि मोदी जी ने इनसे बड़ा काम एक आज करके दिखा दिया, वो करके दिखा दिया, जम्मू कश्मीर 370 को हटा दिया। ये बहुत बड़ी बात थी, किसी में हिम्मत नहीं थी इतनी, ठीक है। वोट बैंक के चक्कर में कुछ चुनिंदे लोगों से वोट नहीं मिलती, इसलिए उन लोगों ने कभी भी प्रयास नहीं किया, लेकिन आज की वर्तमान सरकार ने किया, ये अच्छी बात है। तो जहां अच्छा होगा हम समर्थन करेंगे। हमारा शिक्षक होने का सही अर्थ तभी सिद्ध होता है जब हम क्या है, सच को सच और झूठ को झूठ बताएं। क्लियर ना। यदि मोदी जी गलती करते हैं तो बिल्कुल मैं उसका विरोधी हूं, विरोध करूंगा, ठीक है ना। क्लियर, चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा इसमें आ गए थे, पर मैंने आपको कुछ वर्तमान परिदृश्य आपको बताया। आगे हम बात करते हैं शास्त्री जी। शास्त्री जी के बाद में कौन आए, ठीक, शास्त्री जी ऐसे प्रधानमंत्री हुए, शास्त्री जी है ना, जिन्होंने जो बहुत कम समय पहली बात तो संसद में रहे, तो इन्होंने अपने कार्यकाल में कभी भी संसद में कदम नहीं रखा, कभी भी संसद के सदन में भाग नहीं लिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि संसद के सदन में भाग नहीं लेने वाले पीएम कौन थे, तो कौन थे बताएं आपके, चौधरी चरण सिंह, सॉरी शास्त्री जी नहीं, कौन, चौधरी चरण सिंह जी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। किसानों के नेता इन्हें कहा जाता है। तो जिसने लोकसभा में, संसद में कोई चरण नहीं रखा वो चौधरी चरण सिंह जी ने कांग्रेस से समर्थन दिया था। कांग्रेस के समर्थन से ये देसाई जी को हटाने के बाद पीएम बने थे। 1980 तक अब देखा, जनता ने देखा कि गठबंधन की सरकार बनी और कम समय की सरकार बनी, जनता ने देखा कि कोई मतलब नहीं है सरकार चुनने से, इससे बेहतर है इंदिरा गांधी को फिर से चुन लिया जाए। तो 1980 में इंदिरा गांधी हमारे भारत की वापस से पीएम बनती है। पर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उनके गार्ड्स के द्वारा जो है आपका दिल्ली में उनके घर गोली मार दिया, उनकी हत्या कर दी जाती है। क्लियर। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जो है उनकी पुण्यतिथि होती है, और 31 अक्टूबर को हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि होती है, भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें इंदिरा गांधी के बाद इनके पुत्र राजीव गांधी जी आए। इन्होंने कुछ नया करने का सोचा, कंप्यूटर हमारे भारत में जो है आपका आया, ठीक है, और उसको काफी बढ़ावा, टेक्नोलॉजी को लेकर काफी युवा पीएम थे। भारत के सबसे युवा पीएम कौन रहे, राजीव गांधी। सबसे बुजुर्ग कौन रहे, मोरारजी देसाई, आप देख सकते हैं। आगे बात करें चंद्रशेखर।
विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जब आए आप देख सकते हैं तो ओबीसी को जो आज 27% आरक्षण मिला हुआ है, ठीक, इस आरक्षण को देने का जो प्रस्ताव था, जो बीबी जो आपका कह सकते हैं हम लोग मंडल कमीशन बना था, उस मंडल कमीशन को रिपोर्ट कर, उस मंडल कमीशन जो कि ओबीसी को आरक्षण देने के लिए बनाया गया था, उनकी स्थिति को देखने के लिए बनाया गया था, बीपी सिंह ने सबसे पहले जो है आपका ओबीसी को आरक्षण देने की घोषणा, मतलब कह सकते हैं हम लोग प्रस्ताव पारित करवाया। हालांकि ये लागू नहीं हो पाया था, लागू नरसिम्हा राव साहब ने किया, लेकिन शुरुआत तो की। बड़ी हिम्मत वाली बात थी कि ओबीसी में जो पिछड़े लोग हैं उन्हें 27% जो है सरकारी नौकरियों में क्या मिलेगा, आरक्षण, तो एक अच्छी बात थी। भाई स्वाभाविक सी बात है, देश में जिनका प्रतिनिधित्व जहां पर नहीं है उन्हें होना भी चाहिए, चाहे भले वो एससी हो, एसटी हो, ब्राह्मण हो, सभी का बराबर का होना चाहिए। संविधान हमारा कहता है कि हमारे देश के सिस्टम में सभी लोगों का होना जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए तो आगे हम बढ़ते हैं, चंद्रशेखर जी आते हैं। चंद्रशेखर जैसे आते हैं आपके 90 में, ठीक है ना। इनके समय में क्या होता भैया कि जो है आपका खाड़ी युद्ध हो जाता है, सद्दाम हुसैन जो है आपका पेट्रोल टैंकों पर कब्जा कर लेता है, भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। अब नरसिम्हा राव साहब आते हैं, ठीक, इनके वित्त मंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो है आपके वो देखा जाए तो जो उदारीकरण लेकर आते हैं भारत में, विदेशी कंपनियों को भारत में लेकर आते हैं कि आइए आप, ठीक है, और यहाँ पे व्यापार करिए, हमारी बंद पड़ी फैक्ट्री को चालू करिएगा, ठीक है। तो ये बातें मैं सारी आपसे करूंगा, लेकिन मेरा आज टारगेट क्या था, पीएम याद करवाना, तो आई थिंक याद हो गया होगा। फिर नरसिम्हा राव साहब सरकार चलाते हैं, अच्छी 5 साल की सरकार चलाते हैं। नरसिम्हा राव सरकार के बाद में अब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता है, अब बीजेपी जो होती है उसे ज्यादा सीट मिलती, लेकिन बहुमत नहीं मिलता है। 1996 में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाते हैं, लेकिन ये 13 दिन यानी कि आपका 16 मई को सरकार बनी और 1 जून के लगभग सरकार आपकी इनकी गिर जाती है, ये इस्तीफा दे देते हैं। और अब एचडी देवगौड़ा जो कर्नाटक के रहने वाले थे, जो वर्तमान में है अभी, ठीक, वो पीएम बन जाते हैं। इसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल पीएम बनते हैं, इनका कोई इतिहास से नहीं बनता, आपका ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम में। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 में वापस से पीएम बनते हैं, 98 से 2004 तक पीएम रहते हैं, ठीक, और कई सारी योजनाएं हिंदुस्तान को देते हैं। आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसकी देन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। आज किसानों के लिए बीमा योजना की हम बात करें, किसकी देन है, अटल बिहारी वाजपेयी की। ध्यान रखिएगा, इनका योगदान कम नहीं है देश के अंदर, ठीक, इसीलिए हम इनको मानते हैं। इन्होंने आजीवन अविवाहित रह करके देश की निस्वार्थ भाव से सेवा की, इसलिए हम इनको पूजते हैं और पूजेंगे, ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी आपके दिमाग में आगा। कवि, मेरी 51 कविताएं, कविता लिखी। संसद के 3 दशक, कविता लिखी। किसने लिखी, अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी। इनके बाद आए हमारे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी 2004 में एक अर्थशास्त्री जिनको असम राज्य का सांसद बनाया जाता है राज्यसभा का, यानी कि मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सांसद थे पीएम जब बने वो आपके, ये आपको ध्यान रखना है। मनमोहन सिंह जी 2004 से लेकर 2014 तक शासन करते हैं। मनमोहन सिंह का पहला कार्यकाल 5 वर्ष का बहुत शानदार होता है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आज तक के इतिहास में कभी इतनी बूम पर नहीं गई जितनी कि मनमोहन सिंह के समय के। ध्यान रखिएगा, 2004 से 2009 के बीच में भारत की जीडीपी 8.3, 8.4, इवन 9% तक, 9% तक पहुंच गई थी, जो आज के समय में 4.5 से 5% चल रही है, आप देख सकते हैं। तो मनमोहन सिंह जो है आपका अर्थव्यवस्था को बहुत आगे लेकर गए, देश में रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए, ये मनमोहन सिंह के समय हुआ साहब, ठीक है ना। सूचना का अधिकार जैसा कानून 2005 में लागू किया, मनमोहन सिंह जी ने किया, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। यदि हम बात करें आगे, जो शिक्षा का अधिकार है वो भी लागू इन्होंने किया। लेकिन दूसरा कार्यकाल जब इनका आता है तो बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, 2G घोटाला और कोल घोटाला, कोयला घोटाला। इन घोटालों की वजह से मनमोहन सिंह की सरकार दागदार हो जाती है और जनता इनको जो है आपका सत्ता से बाहर फेंक देती है। क्लियर ना, जो आज तक क्लियर ना आपका। 2014 में अब एक नया व्यक्ति जो गुजरात में विकास करके आया था, ठीक, जिसके समय गुजरात में दंगा हुआ था, उसके ऊपर दाग लगा हुआ था, ठीक, उसे कई बार प्रयास किया गया कि उसको जो है आपका वो इसमें एक प्रकार से आरोपी घोषित हो, जेल में जाए, लेकिन कोई सबूत उसके खिलाफ में कभी नहीं आया। वो व्यक्ति 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री बनता है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो कि एक सामान्य परिवार से, एक गरीब परिवार से, ठीक, आता है और आज हिंदुस्तान की सत्ता पर वो काबिज है और वो हमारे सामने शासन कर रहा है। और जहां तक सबका आपका नजरिया हो सकता है, मेरे नजरिए में बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत बेहतर कार्य वो वर्तमान में कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। क्लियर ना, ठीक। हाँ, कुछ क्षेत्रों में हो सकता है बेरोजगारी का
स्तर आपका बड़ा है, हम ये मानते हैं लंबे समय में। इसके लिए मोदी जी की सरकार को सोचना चाहिए, ठीक है। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो देश के बड़े बड़े मुद्दे जो नेहरू से लेकर के तो अटल जी, मनमोहन सिंह तक जिसने सॉल्व नहीं किया, वो सारे मुद्दे किसने सॉल्व किया? नरेंद्र मोदी जी ने वो सारे मुद्दे आपको सॉल्व करके दिए। क्लियर? जैसे कि 370 का हटना बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मोटा नहीं है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है ना, जम्मू कश्मीर से। इसके अलावा 3 तलाक को समाप्त करना बड़ा मुद्दा है साहब, समझ रहे आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए। तो अभी और हम देखेंगे आगे, पूरा कार्यकाल होने के बाद समझ में आएगा, एनालिसिस करेंगे कैसा काम रहा कैसा नहीं रहा, लेकिन जो भी है ठीक है ना। तो और हमारी लगातार भर्तियां भी अब धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगी। इंडियन आर्मी, ग्रुप डी वगैरह रेलवे के अंदर, या अभी व्यापम की भर्तियां आने वाली, मध्य प्रदेश पुलिस वगैरह की। सो मैं अब अपने वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा और आपको पीएम आज सारे याद हो गए होंगे कहानी के रूप में। सो आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, ठीक, सभी छात्रों से, क्योंकि 2022-23 जो आपके सामने हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष है, क्योंकि आपके सामने कई सारी भर्ती आने वाली है। हमारी पूरी टीम, ठीक, आपके लिए फिजिकल ग्राउंड के ऊपर दे रहे हैं हम, ठीक है। रिटर्न तैयारी ऑनलाइन के माध्यम से आपको भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिन बच्चों तक पहुंच नहीं हो सके। देखिए हमारी ऑफलाइन क्लास ऑलरेडी एक ही लक्ष्य के नाम से काफी समय से 14 से आपकी चल रही है, ठीक है ना। 2014 में मैंने लक्ष्य के रूप में इसकी स्थापना की, ठीक, 2020 में इसे मैंने एक ही लक्ष्य रूप दिया, अपडेटेड रूप दिया, ठीक है। और वर्तमान में एक ही लक्ष्य के रूप में बहुत बेहतर सफलता के साथ में चल रही है और लगातार अच्छा परिणाम भी दे रही है, आपके सामने है। तो आप लोग जो हैं, ठीक, ये ऑफलाइन के रूप में, लेकिन जो बच्चे गांव दूर गांव से नहीं आ पाते हैं, ठीक, जिनको समस्या है, वो बच्चे हमसे ऑनलाइन हमारे ऐप माँ भारती ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से पढ़ें, ठीक है ना। और जहां पे आपको समस्या होगी, हम लोग ऑफलाइन के रूप में बैठे हैं। हमारी एकेडमी या हमारी जो ऐप है, हमारा ऐसा पहला ऑनलाइन लर्निंग ऐप है जो कि आपको ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी प्रोवाइड करा रहा है। कहने का मतलब यह है कि जैसे आप यूट्यूब के ऊपर कई सारे चैनल है आपके, कई सारे ऐप्स भी आप देखते हैं, लेकिन वहां और यहाँ क्या डिफरेंस मिलेगा? यहाँ डिफरेंस ये मिलेगा, यदि आपको कोई डाउट्स होता है, आप कमेंट करके देते हैं, तो कमेंट के बाद डाउट्स इतना अच्छा क्लियर नहीं होगा, लेकिन ठीक, यदि हमें लगा तो आप बाकायदे हमारे यहाँ आइए ऑफलाइन के रूप में, और हम आप जैसा भी जितना भी आपने पढ़ा है, पूरे पढ़े हुए का डाउट्स हम आपको क्लियर करवाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये सबसे बड़ी सुविधा देने वाला एकमात्र हमारा जो है आपका ये ऑनलाइन एजुकेशन ऐप है। क्लियर? कि आपको ऑनलाइन जो बच्चे कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया में, आप हमारे आइए, हमसे संपर्क करिए, हम आपके ऑफलाइन हर विषय के डाउट्स को क्लियर करवाएंगे, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, हर विषय की हम बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती, और सभी को बेस्ट ऑफ लक।